हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू क्वाड। बेसिकली आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो क्वाड का समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनका जो आना था वो कैंसिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अभी हम उन रीजंस को भी यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूएस का जो पीक यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है स्पेशली विथ रिलेटेड टू जो डेट क्राइसिस है, ठीक है। वो अभी यूएस आप देखोगे तो सबसे रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन डेट के पैमाने पे आप देखोगे तो यूएस से जो है वो सबसे ज्यादा डेट भी ओढ़ के रखता है। इसके साथ साथ हम डी डॉलराइजेशन भी समझेंगे और बाकी G7 और क्वाड उनका ऑब्जेक्टिव्स, चाइना के लिए क्या खतरा है, यूक्रेन के लिए क्या बोला उन लोगों ने, और आगे इस क्वाड से हम क्या सबक ले सकते हैं, ये यहाँ पे निष्कर्ष हम निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ आप देखोगे तो डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, बेसिकली क्वाड लीडर्स टू मीट ऑन साइडलाइंस ऑफ G7, ऐसा व्हाइट हाउस ने कहा है। और इसके खिलाफ आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे मतलब इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया भी दी है चाइना के खिलाफ, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये चारों लीडर्स क्वाड के, बेसिकली क्वाड में जैसा कि आपको पता ही होगा यूएस से है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, ठीक है। और ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे ये कैंसिल कर दिया गया था क्वाड मीटिंग को इन सिडनी आफ्टर बाइडेन पोस्टपोनमेंट। तो बाइडेन ने जब भी पोस्टपोन कर दिया मीटिंग को तो उसको लेकर के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल भी कर दिया था। हालांकि क्वाड मीटिंग तो नहीं होना था, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाने का था। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला जो कारण है कि जो बाइडेन कैंसिल ही क्यों किए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको पता होगा 2024 जो है साल, वहां पे इलेक्शन होना है दोनों बड़े डेमोक्रेसीज में, भारत और यूएस से। तो यहाँ आप देखोगे यूएस से ये टोटल डेट का उनका शेयर है 31% के आसपास, ठीक है। यानी कि दुनिया के सबसे अमीर मुल्क जो है वहां पे 31% का जो है वो कर्ज ओढ़ करके वो रखे हैं। और ये बहुत ही बड़ा खतरा का घंटी बज रहा है, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कंट्री है जहां पे लोग विश्वास कर लेते हैं कि चलो बेसिकली सरकार को लोन कोई क्यों देगा, अगर उनको विश्वास है कि वो गवर्नमेंट चलेगी तो वो लोन देंगे। यूएस से गिल्ट एज सिक्योरिटीज जारी करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में ट्रस्ट होता है, वो कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं यूएसए में, इसीलिए इनको मैक्सिमम लोन भी मिलता है। और इस वजह से ये जो लोन है इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी जैसे बजट का दो पार्ट होता है, कैपिटल और रेवेन्यू। तो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल, शॉर्ट टर्म के लिए रेवेन्यू, जैसे कि सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशंस, तो इन सब में भी वो खर्च करते हैं और इसी के लिए उनको कई बार डेट लेना पड़ता है। तो ये यूएसए का है जो कि 31% का है, चाइना भी आप देखोगे तो 9.8, जापान है 17%, भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और हमारे यहाँ भी इस लेवल पे भी मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं है जो ओवरऑल आप देखोगे कि एंटायर वर्ल्ड में यूएसए का यहाँ पे है। और इस वजह से ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टेंशन जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस है। तो बाइडेन का ध्यान जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तरफ में भी है कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा, एक्चुअली वो चाहते ही यही है कि ये जो 31% का सीलिंग लगा है, डेट सीलिंग कैप, कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इसको ये बढ़ा सके और इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा 40-50% कर दे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन ले सके और फिर बाकी की पॉलिसीज को जारी रखे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किस तरीके से यूक्रेन वॉर को लेकर के भी उनका फंडिंग चालू है। डेट सीलिंग बेसिकली क्या है, तो एक लिमिट है जो लेजिस्लेशन सेट करता है कि बेसिकली मैक्सिमम लेवल ऑफ डेट कितना एक सरकार ले सकती है। यूएसए का जो डेट है आप देखोगे कितनी तेजी से ये बढ़ा है। डेट का सीलिंग ये है कि सीलिंग के हिसाब से ये चल रहा था, यहाँ तक तो कम भी रहता था, ठीक है। आप 1995 से देख रहे हो तो कम चलता था, 2010 तक में भी, लेकिन इसके बाद आप देखो बेसिकली आप 2015 से आप देखोगे तो पब्लिक डेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बीच में कुछ कम हुआ, लेकिन अभी वापस से आप देखोगे तो दोनों को ये बराबर कर चुका है बाय द ईयर 2022 के आसपास। तो ये आप देखोगे यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट का सोर्स है जो ये खुद बयां कर रहा है कि किस तरीके से डेट जो है, उधारी जो है वो लगभग 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स से भी ज्यादा हो चुका है, या स्पेसिफिकली हम बोले तो 31.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का डेट हो चुका है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे इनके जो कांग्रेस है, यानी कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, इनके यहाँ का कांग्रेस है, तो बेसिकली वहाँ पे भी ये बाइडेन चाहते हैं कि पॉलिसीज को चेंज करें। आप इन्फ्लेशन देखोगे तो ये भी पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है यूएसए में। स्पेशली आप देखोगे किस तरीके से इन्फ्लेशन का ग्राफ जो है वो डाउन जाता मतलब यहाँ पर इसके बाद जो चढ़ना चालू किया है, आप देख रहे हो लगातार, मतलब हाईएस्ट सिंस जैन 1982, लगभग 8% के आसपास। अभी थोड़ा बहुत कुछ कम हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर यूएसए जैसी कंट्री में 8% होगा तो वो बहुत ही बड़ा जो है वो चिंता का विषय बन जाता है, जिसको लेकर के वहां का जो फेड रिजर्व है वो लगातार टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनाए हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो लार्जेस्ट डोनर है मिलिट्री एड यूक्रेन का, तो वहां पे भी आप देखोगे यूएसए ने लगभग 47 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो डोनेशन कर दिया है मिलिट्री एड के नाम पे यूक्रेन को। मतलब आप
अपना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में वो वॉर को स्पॉन्सर इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं यूक्रेन का साथ दे करके, और इस चक्कर में इनका जो डेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात है कि अभी डी डॉलराइजेशन की बात हम कर लेते हैं। जैसा कि हमने इस चीज को समझा कि चलो यूएसए में डेट बहुत ज्यादा है और अब यहाँ से डी डॉलराइजेशन चल रहा है कि डॉलर से अब हम कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे बाकी करेंसीज पे। जैसे आप देखोगे आरबीआई ने नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट भी चालू किया है कि रशिया के साथ में हम किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं, ईरान के साथ में, अलग अलग कंट्रीज के साथ में हम यहाँ पे अपने जो डोमेस्टिक करेंसीज हैं उसमें स्वैप बढ़ा रहे हैं कि हम उसमें व्यापार कर सके। तो बेसिकली डी डॉलराइजेशन वही है कि डॉलर के वैल्यू को आप, वैल्यू तो नहीं लेकिन उसका जो सप्लाई है, उसका जो यूजेज है उसको कम कर सकें। और यहाँ पे आप देखोगे पहला कारण उसका तो जो डोमिनेंट रोल है डॉलर का ग्लोबल इकोनॉमी में, तो यूएसए से वो मैसिव पावर मिलता है और बाकी कंट्रीज को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इस वजह से यूएसए क्या करता है, देखिए यूएस का जहां पे बहुत ज्यादा पावर होगा तो यूएसए सैंक्शंस लगा देगा, जैसे वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, ईरान के ऊपर लगाता है। अब भारत को दोनों के साथ में व्यापार करना है। हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से मुंबई से व्लादिवोस्तोक तक का भी ट्रेड है और हम चाबहार पोर्ट में भी जा रहे हैं ईरान तक। तो ये बेसिकली हमारे अपने जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं उनको अफेक्ट करेंगे जस्ट बिकॉज कि किसी और कंट्री के वजह से। तो एक तो ये कारण है कि हमको अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को बदलना होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं तो यूएस से जो है उसका हैबिट है प्रिंट करना करेंसी। आपने देखा होगा हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स करने का, तो वहां पे आप देखोगे तो किस तरीके से प्रिंट करना करेंसी वगैरह को फिजिकल फॉर्म में यूएसए का ये आदत है और इसी वजह से बैंक्स जो है वो कोलैप्स भी करते गए क्योंकि उस वक्त वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे थे लो इंटरेस्ट रेट में। और बाद में जैसा कि हमने देखा इन्फ्लेशन जब बढ़ा है तो अब आरबीआई मतलब हमारे यहाँ है, उनके यहाँ फेडरल रिजर्व है सेंट्रल बैंक, तो वो जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है यानी कि रेपो रेट को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो अब जो ईएमआई उनको ना के बराबर देना पड़ता था वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से आप देखोगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस अलग अलग प्रकार से वो कहीं ना कहीं मतलब मार्केट से लोन ले रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी जो है वो हिल रहा है। हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं दिखा सकते कि आने वाले 150 साल में मतलब यूएसए एज इट इज बना रहेगा, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रिसेशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भी एनकरेज करते हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट किया जाए नेशनल करेंसीज में। ब्रिक्स में आप देखोगे तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, तो उनके अपने नेशनल करेंसीज में, ताकि 50% तक का जो लोन हो वो नेशनल करेंसीज में ही वो रीपे कर सके। मतलब कि अगर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम पे कोई लोन देता है तो वो 50% तक का जो है वो नेशनल करेंसीज में ही सेटल कर सकता है 2015 के बाद से। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में भी आप देखोगे तो इस चीज को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ साथ आप देखोगे तो आरबीआई जो है वो यूके के बैंक्स को अलाउ कर दिया है और 17 अलग मुल्क जो हैं वो भी अलाउ कर दिए हैं कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं फॉर रूपी ट्रेड। तो वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली इन शॉर्ट इसको भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम बहुत कम आपको शब्दों में समझाएं तो वॉस्ट्रो अकाउंट ये होता है कि मान लीजिए आरबीआई जो है वो पावर दे देता है दूसरे बैंक्स को कंट्री के। तो मान लीजिए कि कल को ऑस्ट्रेलिया का बैंक है वो भारत के एसबीआई में यानी कि हमारे डोमेस्टिक बैंक में आएंगे और भारत ऑस्ट्रेलिया के दो बैंक्स एसबीआई में अकाउंट ओपन कराएंगे और अब जो भी ट्रेडर्स होंगे ऑस्ट्रेलिया के वो उस बैंक में पैसा जमा करेंगे, वो एसबीआई में आ जाएगा। और हमारे यहाँ के ट्रेडर्स अगर ऑस्ट्रेलिया पैसा भेजना है तो वो एसबीआई में जाकर के वहां से उस बैंक में भेज पाएंगे। यानी कि ये जो है वो कन्वर्जन जो होगा रूपी का या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसके बीच में व्यापार को सेटल करेगा। ये वॉस्ट्रो अकाउंट होगा रूपी ट्रेड के लिए। इससे हम अपना जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है उसको भी हम अप्रिशिएट कर पाएंगे और इसको हम मैक्सिमम इंटरनेशनलाइज कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो क्वाड की हम बात अब कर लेते हैं कि क्वाड का समिट क्या है, क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे इवेंट को समझने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे तस्वीर में, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो हिरोशिमा, ये वही शहर है जहाँ बेसिकली आप देखोगे तो फैटमैन और लिटिल बॉय नाम का जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। और बेसिकली उसके बाद से हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो बहुत ही मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शंस देखे, लेकिन जापान ने इसी शहर को चुना G7 के मीटिंग के लिए ताकि वो क्योटो और टोक्यो होने के बावजूद उन्होंने इस शहर को दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने विकास किया है इस शहर का। और यहाँ आप देखोगे द गार्डियन का आर्टिकल जहाँ पे बेसिकली क्वाड समिट को कैंसिल बताया गया था। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स का जहाँ मोदी जी ने कहा कि वो 6 डे के विजिट पे जाएंगे 3 कंट्रीज पे, जापान, पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया। अब ये पापुआ न्यू गिनिया छोटी सी कंट्री है, लेकिन हम आपको मैप में अगर आप देखोगे जाकर के ऑस्ट्रेलिया के पास में तो एक आइलैंड नेशन है जो बेसिकली चाइना चाहता है कि अपना कर ले उसको, क्योंकि अगर वो वहाँ पे भी मिलिट्री बेस बनाने के लिए जैसे वो जिबूती में है बाकी जगहों पे वो जाना चाहता है, तो अगर वो पापुआ न्यू गिनिया में भी कर लेगा तो वो खतरा हो जाएगा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इसके साथ साथ आप देखोगे
तो बेसिकली अब क्योंकि क्वाड समिट हो चुका है तो जो बाइडेन अपोलोजाइज भी किए हैं एंथोनी एल्बानेसी से, यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से, कि कैंसिल जो करा उन्होंने सिडनी क्वाड मीटिंग को लास्ट मिनट पे आकर के, क्योंकि वो लग रहा था कि चलो चाइना के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चारों लीडर्स किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ पे इस चीज को दिखा रहे हैं कि चलो हमारा जो भी फिक्स्ड है उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हम मैप की आपसे बात कर रहे थे, तो बेसिकली आप देखोगे मैप, ये भारत आपके सामने है, चाइना उसके ऊपर, पड़ोसी आप देख रहे हो यहाँ पाकिस्तान। इंडो पैसिफिक का जब भी चर्चा होगा तो ये आपके सामने जो इंडियन ओशन का रीजन है, ठीक है, और साथ साथ में ये पैसिफिक ओशन है, इस पूरे क्षेत्र को ही कवर किया जाता है। और बाकी आप देख सकते हो मैप में कि जो भी यूएसए वगैरह है और बाकी के कंट्रीज भी जिनका हम चर्चा किए हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आ रहा होगा, और पापुआ न्यू गिनिया, ये यही कंट्री है जो आपके सामने नजर आ रही होगी, ये पापुआ न्यू गिनिया है। ठीक है, तो आप मैप में भी इन कंट्रीज को लोकेट कर सकते हैं अपने से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली जो क्वाड के लीडर्स हैं वो डीप कंसर्न भी दिखाए हैं यूक्रेन के वॉर को, यानी कि वो चाहते हैं कि पीस एंड डिप्लोमेसी से बात निपट जाए और सुलझ जाए, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली क्वाड लीडर्स ने ये भी कहा है कि वो अपहोल्ड करेंगे पीस एंड स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक के रीजन में, जो कि हमने आपको मैप में दिखाया है कि किस तरीके से पीस और स्टेबिलिटी होना चाहिए। और जब भी इंडो पैसिफिक, ये आपके सामने अगेन कौन कौन सी कंट्रीज एग्जैक्टली कवर होती हैं, तो जापान है, चाइना है, हमारा प्यारा भारत है, और ये इंडियन ओशन को कवर कर रहा है, पैसिफिक ओशन को भी यूएसए वगैरह, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये इंडो पैसिफिक पूरा का पूरा है, फिलीपींस वगैरह भी। साथ साथ आप देखोगे तो क्वाड जो है वो डिनाउंस भी करता है चाइना का डिस्टेबलाइजिंग एक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अपने मनमानी करने से बाज नहीं आता है। वो हर वक्त जो है वो साउथ चाइना सी को भी कहता है कि वो मेरे नाम से है तो वो मेरा है। तो ये जो उनका यूनिलैटरल एक्शन है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किए हैं क्वाड लीडर्स मिलकर के। और ये साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूटेड है, आप देखोगे यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा किस तरीके से यहाँ पे बाकी सारे कंट्रीज, पारासेल आइलैंड्स में डिस्प्यूट है, ठीक है, स्कार्बोर ऑफ शोल है, स्प्रैटली आइलैंड्स में डिस्प्यूट है, और बाकी ताइवान स्ट्रेट और ये सारे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से वियतनाम, मलेशिया, छोटे छोटे कंट्रीज हैं ये सब, वियतनाम वगैरह, ठीक है, तो कैम्बोडिया, ये फिलीपींस बहुत छोटे कंट्री हैं, चाइना इनके आगे बहुत बड़ा है। तो मैसिव लेवल पे चाइना जो है वो अपना क्लेम बरकरार रखता है। और आप इस इंसान को देख ही रहे हो कि किस तरीके से ये इंसान जो है वो अपने आप में हर समय आपको देखने को मिल जाएगा कि पिक्चर में बने रहने के लिए कुछ भी करता है। इस इंसान की वजह से चाइना में कोरोना आया और इस इंसान ने मतलब दिखाने की कोशिश की कि युद्ध लड़ लेंगे हम, ठीक है, तो हर समय चाइना को ये दिखाने की कोशिश की है कि चाइना सुपर पावर है, लोगों को भटका रहे हैं। ये बाबू साहब जो है वो खाना नहीं पहुंचा पा रहे, चमगादड़ खिला रहे हैं जिससे कोरोना फैले, और उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे वॉर लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। तो वैसे बायोलॉजिकल वॉर तो वो छेड़ ही चुके थे कोविड के नाम से। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है क्वाड समिट अगले ही साल, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री का कहना है। तो इस वजह से आप देखोगे तो क्वाड अब और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खुद भारत होस्ट करेगा। और जैसा कि आपको पता होगा ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली यहाँ पे चाइना को नहीं काउंटर किया गया है, लेकिन आप जाकर के पढ़ोगे उनके मतलब जो भी उनका इवेंट होता है हर साल का, जैसे आप वेबसाइट में जाके भी आप पढ़ोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन होना चाहिए, और किसी भी कंट्री का मतलब कहीं ना कहीं वो दबदबा ना होना चाहिए कि मतलब वो फोकस इनका इतना ज्यादा होना चाहिए कि नहीं वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो कोई भी कंट्री यूनिलैटरली बहुत ज्यादा मतलब फोर्सफुल ना आगे बढ़े। तो ये खैर ओवरऑल अच्छा न्यूज ये है कि भारत अगले साल होस्ट कर रहा है। और उस बीच ये भी एक बयान आता है जो बाइडेन के द्वारा कि आप बड़े ही विख्यात हो गए हो मोदी जी, तो आप अपना हमको ऑटोग्राफ दे दो। तो इतने ही फेमस मोदी जी हो गए हैं कि ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंच गए हैं कि हमको आप अपना जो है वो ऑटोग्राफ दे दीजिए, इसको हम रख लेते हैं। तो बेशक हम चुनाव शायद जीत जाए, जोक्स अपार्ट, दोनों ही लीडर्स को चुनाव लड़ना है इन तस्वीर में जो भी है 2024 में। इसके साथ साथ आप देखोगे तो फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल जो है वो बेसिकली कह रहा है कि सिटीजन्स ऑफ यूएस और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री से मिले। तो ये है बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस में काम, और बेसिकली बाइडेन अल्बानीसी ये रिक्वेस्ट भी करे हैं कि बेसिकली आप होमलैंड से फिर क्वाड मीटिंग वगैरह को ऑर्गेनाइज मतलब करने के लिए। इसके साथ साथ ये कुछ तस्वीरें जो G7 की हैं, जहां आप देखोगे तो जापान, यूएस, यूके, इटली, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस के लीडर्स हैं, यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया और चाइना नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत को हर साल अभी ये कहीं ना कहीं बुलाते हैं कि आपके बगैर ये समिट जो है वो मतलब सही पैमाने पे नहीं काम करेगा, क्योंकि इंडिया आप देखोगे तो ग्लोबल साउथ ऑर्डर का वैल्यू है, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड फास्टेस्ट, आप देखोगे तो फास्टेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी टर्म्स में हम 5th लार्जेस्ट हैं, पीपीपी टर्म्स में हम 3rd लार्जेस्ट हैं। तो ओवरऑल हमारा डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसी चीज को लेकर के बाकी कंट्रीज भी अप्रिशिएट करते हैं। वेल, ये
पूरा का पूरा वीडियो था हमारा क्वाड मीटिंग को लेकर के। आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके रखिएगा। मैक्सिमम लोग आप लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब बगैर किए चले जाते हैं, तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और कुछ भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और वीडियो कैसा लगा वो भी शेयर करिएगा। और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि हमको भी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले और ऐसे ही वीडियोस आप तक लेकर के हम आते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।